सोचिए जरा, बस मुट्ठी भर लोग एक खास कुर्सी पर बैठे थे और उन्होंने पता है क्या किया? 200 सालों तक एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख डाली। जी हाँ, ये कहानी है उन्हीं गवर्नर जनरलों की जिन्होंने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, वो एक पूरे देश की शासक कैसे बन बैठी? चलिए, इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है इरादों के बदलने से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तय कर लिया कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहेंगे, अब वो शासक बनेंगे। और इस बड़े बदलाव का जो चेहरा थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। दिखने में एक कंपनी का अफसर, लेकिन असल में एक बहुत ही शातिर प्रशासक। कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। हेस्टिंग्स ने आते ही पूरे सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उस कंफ्यूजिंग डुअल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार वाली व्यवस्था को खत्म किया। सारा खजाना, सारा सरकारी कामकाज सब कलकत्ता ले आए। इतना ही नहीं, हर जिले में सिविल और क्रिमिनल कोड्स बनवा दिए, और तो और हिंदू और मुस्लिम कानूनों को एक कोड में लाने का आदेश भी दिया। असल में ये एक कंपनी को एक प्रॉपर सरकार बनाने की पहली सीरियस कोशिश थी। तो हेस्टिंग्स ने नींव तो रख दी थी, और अब उस नींव पर एक बहुत बड़ी, एक मजबूत साम्राज्य की इमारत खड़ी होने वाली थी। अब ब्रिटिश कंट्रोल और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होने वाला था और कानूनी दांवपेंच से भरा हुआ। और फिर आया साल 1833 का चार्टर एक्ट। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। इसने रातों रात खेल के सारे नियम बदल दिए। कंपनी के व्यापारिक कामकाज पर लग गया ताला और उसे बना दिया गया ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। मतलब अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो ताज के लिए भारत पर राज कर रही थी। और इसी एक्ट के साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ। जो पद पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था, अब वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया पर एक छत्र राज का ऐलान था। और इस नई और ताकतवर उपाधि को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहीं से भारत में ब्रिटिश सत्ता के एक बिल्कुल नए, एक सेंट्रलाइज्ड दौर की शुरुआत होती है। लेकिन इसके बाद जो दौर शुरू हुआ, वो था ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे आक्रामक विस्तार का दौर। और इसकी वजह थी एक नई, बेहद क्रूर नीति, और उसे लागू करने वाला एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल। ये थे लॉर्ड डलहौजी, वो शख्स जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नक्शे को सबसे तेजी से बड़ा किया। डलहौजी का सबसे बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। ये एक ऐसी नीति थी जिसने भारतीय राजाओं की रातों की नींद उड़ा दी। देखिए, भारत में सदियों से परंपरा थी कि अगर राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद ले सकता है। डलहौजी ने इस परंपरा को ही गैरकानूनी बना दिया। अब नियम यह था, अगर किसी राजा का कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका पूरा राजपाट सीधे कंपनी हड़प लेगी। डलहौजी की कहानी के ना हमेशा दो पहलू बताए जाते हैं। एक तरफ उसने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था की शुरुआत की, मतलब मॉडर्नाइजेशन किया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत स्याह था। इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके एक के बाद एक भारतीय रियासतों को, जैसे कि अवध को, बड़ी बेरहमी से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा, जयपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, लिस्ट लंबी है। एक एक करके ये सारी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गईं। भारतीय शासकों के लिए ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये उनके वजूद पर, उनकी परंपरा पर सीधा हमला था। और इसी अन्याय की आग से एक बहुत बड़े असंतोष का धुआं उठ रहा था। और जब असंतोष इतना बढ़ जाए तो उसका नतीजा तो निकलना ही था। डलहौजी की इन्हीं आक्रामक नीतियों की आग ने एक ऐसे विद्रोह को हवा दी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, इसकी जमीन तो सालों से तैयार हो रही थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने इसमें घी का काम किया। लोगों का गुस्सा अब एक बड़े विद्रोह में बदलने वाला था। ये विद्रोह इतना बड़ा था, इतना जबरदस्त था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार तक हिल गई। उन्हें ये बात साफ समझ आ गई कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे भारत पर राज नहीं किया जा सकता। तो नतीजा क्या हुआ? 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन
यानी महारानी को दे दी गई, और गवर्नर जनरल का पद अब बन गया वाइसराय, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हो चुका था और अब ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ था। चलिए, अब हम इस कहानी के आखिरी अध्याय पर आते हैं, वो अध्याय जिसमें ब्रिटिश राज का अंत हुआ। हम बात करेंगे भारत की आखिरी वाइसराय की और उस आज़ादी की जिसके साथ विभाजन की एक भयानक त्रासदी भी जुड़ी हुई थी। मार्च 1947 में भारत के आखिरी वाइसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन। उनके पास एक ही मिशन था, एक ही डेडलाइन, जितनी जल्दी हो सके सत्ता का हस्तांतरण करना और भारत से निकलना। जब देश को एक रखने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब माउंटबेटन ने वो प्लान सामने रखा जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता का फाइनल रोड मैप था और इसने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए विभाजन को ही एकमात्र रास्ता माना। कागज पर ये योजना सीधी सादी लग रही थी। पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं वोट करेंगी कि बंटवारा चाहिए या नहीं। कुछ इलाकों में जनमत संग्रह होगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा। फिर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बनेंगे और एक बाउंड्री कमीशन नई सरहदें तय करेगा। लेकिन जमीन पर ये एक भयानक सपने की शुरुआत थी। इस जल्दबाजी में हुए बंटवारे का नतीजा क्या हुआ? लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक माइग्रेशन में से एक। रातों रात लोग अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। तो ये थी स्वतंत्रता और त्रासदी की एक मिली-जुली विरासत। आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ में एक ऐसा जख्म भी मिला जिसे भरना शायद कभी मुमकिन न हो। तो गवर्नर जनरल से लेकर वाइसरॉय तक का ये जो 200 साल का सफर है, ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं है। ये हमें बताता है कि शासन क्या होता है, शक्ति का इस्तेमाल कैसे होता है और एक राष्ट्र को बनाने में क्या कुछ दांव पर लगता है। ये 200 साल का सफर आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी सबक रखता है। सवाल यही है कि क्या हम उन सबकों को याद रखते हैं?